मॉर्निंग स्टूडेंट, BA-BSc सेकेंड ईयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने बात की थी पिछली क्लास में विश्व की जनजातियों के बारे में हमने पढ़ा था। एस्किमो थी, बहुत सारी जो जनजातियां थी उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम बात करेंगे भारत की जनजातियों की। इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इस टॉपिक में आपके छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और सेकंड है, कुछ जो पार्ट है वो आपके जो कंपटीशन एग्जाम हो उसमें भी इस जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि वर्तमान में भारत में कितने प्रतिशत अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। देखिए क्या होता है, 2011 के अनुसार 2020 में चल रहे हैं, लेकिन हम बात किसकी करेंगे, 2011 की। क्यों करेंगे? क्योंकि जो जनसंख्या है उसकी गणना प्रति 10 वर्ष बाद की जाती है। 2001 में जनगणना हुई, 2011 में हुई और अब होगी 2021 में। तो आपको उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना और इस बार कंपटीशन एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर लेना, क्योंकि 2021 की जनगणना वापस से पढ़नी पड़ेगी। उससे पहले अपने सिलेक्शन करवा लीजिए, ठीक है। बात करते हैं, आज का टॉपिक है हमारा भारत की जनजातियाँ। इंग्लिश में बोलेंगे ट्राइब्स ऑफ इंडिया। देखिए क्या होता है, जो जनजाति होती हैं उनकी अपनी एक विशिष्ट कह सकते हैं लक्षण पाए जाते हैं, जिसके आधार पर मानव समाज में उनको सांस्कृतिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। और जो जनजाति समूह होते हैं, एक जो जनजाति समूह होता है दूसरे से उसमें विभिन्नता पाई जाती है। क्षेत्र के अकॉर्डिंग कह सकते हैं, भाषा के अकॉर्डिंग कह सकते हैं, और कह सकते हैं कि समूह के अकॉर्डिंग एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से भिन्न पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें नागा की, भील की, टोडा की, संथाल की, तो ये सारी भारत की जनजातियां हैं जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में निवास करती हैं। देखिए हुआ क्या कि अगर हम बात करें इन जनजातियों की, तो संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है उसमें ये सबसे आगे बढ़ चुकी हैं। लेकिन वर्तमान समय की अगर बात करें तो आज भी वो अपनी संस्कृति को संजोए हुए हैं, कि कह सकते हैं कि एक ऐसा समूह जो आज भी अपनी विशिष्ट संस्कृति के साथ आज भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये लोग आधुनिक समाज के संपर्क में आते जा रहे हैं, शिक्षा का विकास होता जा रहा है, धीरे धीरे इनके जीवन में परिवर्तन होते जा रहे हैं। अगर बात करें तमिलनाडु की जो टोडा जनजाति है, कह सकते हैं कि संख्या में तो बहुत कम है, लेकिन आज भी वह अधिकांश विद्वानों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कह सकते हैं कि जितने भी विद्वान हैं मोस्टली उन पर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनके बारे में लिखने को प्रेफर देते हैं। और दूसरी कुछ ऐसी जनजातियां भी हैं, कह सकते हैं कि भारत की एकमात्र ऐसी जनजाति जो आज भी गुफाओं में रहती है, जनजाति का नाम है रानी, और जिससे बाहरी दुनिया के लोग आज भी अनजान हैं। कह सकते हैं कि बहुत सारी जनजातियां ऐसी हैं जिसके बारे में बाहरी दुनिया आज भी अनजान है। तो भारत की जो एकमात्र जो गुफाओं में रहने वाली जो जनजाति है, नाम है उसका है रानी। लेकिन जो बाहरी दुनिया है वो सब क्या है, इसके बारे में अनजान है। लेकिन जो तमिलनाडु की जो टोडा जनजाति है वो इतनी एक्टिव रहती है, इतनी सक्रिय रहती है, इतने अधिक उसने अपने आप में परिवर्तन किए हैं कि अधिकांश विद्वानों के लिए वह एक आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। लोग जाते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं, उनके बारे में अधिक से अधिक जानने का प्रयास करते हैं। तो आज हमने बात की भारत की जनजातियों की। तो जैसे ही स्वतंत्रता से पहले ये लोग क्या करते थे, जैसे ही नए क्षेत्र पे गए, ये लोग मोस्टली दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहते हैं, या कह सकते हैं कि गुफाओं वाले क्षेत्रों में रहते हैं। कि जनजाति जैसे ही किसी दूसरी जाति ने आक्रमण किया, ये लोग कहाँ गुफाओं में, कंदराओं में, निम्न भागों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, इस प्रकार से ये लोग स्थानांतरण कर गए। और स्वतंत्रता से पहले इनकी तरफ अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था। शिक्षा के क्षेत्र में भी ये लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं। कह सकते हैं कि अपनी एक अलग ही दुनिया होती है और उसमें क्या करते हैं, ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। जब मैंने आपको भारत की स्थिति पढ़ाई थी उसमें अंडमान निकोबार की हमने बात की थी, उसमें बताया था कि एक ओंग जनजाति है, वर्तमान समय में लुप्त होने वाली है। और कह सकते हैं कि बाहरी जो दुनिया है, या कह सकते हैं भारत सरकार है, उससे भी क्या है, अनजान है कि कोई आपके लिए कोई प्रयास कर रहा है, आपकी शिक्षा के लिए, आपके अच्छे जीवन के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, वो जैसे ही उनको देखते हैं वो लोग भाग जाते हैं। आपने जो पुरानी फिल्में देखी होंगी वही सारी चीज़ें होती हैं, कबीले का समुदाय मतलब उसका मुखिया, तो वो सारी चीज़ें आज भी वर्तमान समय में भी कहीं ना कहीं जीवित हैं। तो उन लोगों की क्या होती है, अपनी एक अलग विशेषता होती है, अलग संस्कृति होती है, और आज भी वो अपनी उस परंपरा को बनाए हुए हैं। तो
जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ, हम सभी जानते हैं 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, 15 अगस्त 1947, तो सरकार ने ऐसा प्रयास किया कि इन लोगों को भी शिक्षा के माध्यम से इन लोगों को भी समानता का अधिकार दिया जाए और कह सकते हैं कि समाज की एक मुख्य धारा में इनको भी जोड़ा जाए। तो इन लोगों के विकास के प्रति सरकार ने रुचि दिखाई, आदिवासी जो हैं उनके लिए शिक्षा का प्रबंध किया और कह सकते हैं कि अन्य लोगों से संपर्क किया जिसमें बहुत सारी जनजातियाँ थी, जैसे संथाल थे, भील थे। ये लोग धीरे धीरे क्या इनको रोजगार दिए, खनन कार्यों में आज ये लोग अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। ये लोग क्या होते हैं, भारत में जितनी भी जनजातियाँ निवास करती हैं, ऐसा माना जाता है कि उनमें मानव शास्त्रीय विविधता पाई जाती है और अधिकांश जो जनजाति होती हैं दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं। कह सकते हैं कि ये लोग प्रकृति के अधिक पास में रहते हैं या प्रकृति प्रेमी होते हैं, आज भी प्रकृति को उतनी ही अधिक महत्व देते हैं। और दूसरा, उसी के कारण प्रकृति के निकट रहते हैं, उसी के कारण ये लोग धार्मिक अंधविश्वास, अनुष्ठान तथा संस्थानों संबंधित इस प्रकार की इन लोगों में क्या पाई जाती है, विविधता भी पाई जाती है। राजस्थान की बात करें, अन्य राज्यों की बात करें, आपने देखा होगा कि जिस क्षेत्र में शिक्षा का जितना अधिक विकास है उस क्षेत्र में उतनी ही कम जनजातियाँ पाई जाती हैं। जैसे जो न्यूनतम जो प्रजाति है, न्यूनतम गोवा में पाई जाती है। न्यूनतम जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है, गोवा में पाई जाती है कह सकते हैं, और सर्वाधिक पाई जाती है मिजोरम में पाई जाती है। तो जहाँ शिक्षा का जितना अधिक विकास होता है कह सकते हैं वहाँ ये जनजातियाँ उतनी ही कम पाई जाती हैं। आपने गोवा का, केरल का, वहाँ पर साक्षरता दर जिस अनुपात में बढ़ती जाती है वैसे ही कह सकते हैं कि जो जनजाति है उनका अनुपात क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में भारत सरकार क्या कर रही है, इनको विशेष आर्थिक लाभ दे रही है ताकि ये लोग क्या कर सकें, शिक्षा से जुड़ें और अपने आप को कह सकते हैं अपने स्वयं का विकास कर सकें और देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। तो ये लोग क्या हैं, 1950 की बात करें हम तो संविधान आदेश के अनुसार उस समय क्या होते थे, 14 राज्य थे और उन 14 राज्यों में 212 जनजातियाँ पाई जाती थी। जब जैसे ही आपको सभी को पता है हमारा संविधान बना 1950 के आसपास, 26 नवंबर 1950, तो उस समय 14 राज्य हुआ करते थे और जिसमें इन 14 राज्यों में कितनी जनजातियाँ निवास करती थी, 212 जनजातियाँ निवास करती थी। लेकिन वर्तमान समय में कितनी हो गई हैं, 645 जनजातियाँ वर्तमान समय में भारत में निवास करती हैं। अब बात करते हैं कि ये जो जनजातियाँ हैं कि 1950 की अगर जनगणना की बात करें, देखिए हमारी जो जनगणना होती है प्रति 10 वर्ष के बाद जो जनगणना है उसकी गणना की जाती है, जनसंख्या की गणना की जाती है। 1950 की बात करें तो उस समय हमारे पास भारत में जो अनुसूचित कह सकते हैं कि हम जनजातियाँ थी वो कितनी थी, 2.25 करोड़, सही है। और उस समय की जो टोटल जनसंख्या थी अगर उसके अनुपात में उसका प्रतिशत निकाले तो कितने प्रतिशत थी, 5.6%। जब देश स्वतंत्र हुआ कह सकते हैं कि 1951 में टोटल अगर जनसंख्या की बात करें तो हमारे पास जो अनुसूचित जनजातियां थी वो थी 2.25 करोड़ और उसके प्रतिशत की बात करें तो वो थी 5.6%। धीरे धीरे जैसे वर्ष बढ़ते जाते हैं, समय बीतता जाता है, धीरे धीरे उसमें जनसंख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। 1961 में 2.99 करोड़, 81 में 5.36 करोड़ और 2001 में 8.35 करोड़ और 2011 में 10.42 करोड़ जो जनजातीय जनसंख्या है वह भारत में मिलती है। और टोटल जनसंख्या का 8.6% जनसंख्या का यह अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व करती है। कह सकते हैं कि हम 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जो जनजाति है 10.42 करोड़ लोग भारत में निवास करते हैं और अगर प्रतिशत की बात की जाए तो टोटल जनसंख्या का 8.6% यह अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। क्लियर है, ये टोटल जनसंख्या है और ये है उसका प्रतिशत, तो आपको याद रखना है। इसमें दो को याद रखना, एक तो 1951 वाली को और एक 2011 वाली को, ताकि आप इसका क्या कर सकें, इसका तुलनात्मक अध्ययन कर सकें कि जैसे जैसे समय बीतता गया, 50 वर्ष 60 वर्ष होते गए, हमारी जो 2.25 करोड़ जनसंख्या थी वो 10.42 करोड़ में परिवर्तित हो गई और 5.6% जो जनसंख्या थी वर्तमान समय में कितनी, 8.6% वह जनसंख्या भारत में पाई जाती है। अब हम बात करेंगे किसकी, यहाँ वाले इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा अच्छे से देखना क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं।
बात करते हैं कि भारत में सर्वाधिक जनजाति वाला प्रतिशत में कौन सा राज्य है। सर्वाधिक जनजाति वाला कि सर्वाधिक जो जनजाति है प्रतिशत में कहाँ अधिक पाई जाती है, तो हम बात करते हैं मिजोरम में सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत पाया जाता है। 94.4% जो जनसंख्या है वो किस प्रकार की है, अनुसूचित जनजाति की संख्या है। सही कह सकते हैं। बाकी 5 या 6% में सारे समट गए बाकी जो जातियां हैं वो, लेकिन अनुसूचित जो जनजातियां हैं वो कितने प्रतिशत हैं, 94.4%। रीज़न क्या है, हम सभी जानते हैं जो मिजोरम है पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र है तो क्या कहा था, जिस समय दूसरे क्षेत्रों ने अधिकार कर आक्रमण किया, ये लोग जो जनजातियां थी कहाँ चली गई, पहाड़ी क्षेत्रों में, गुफाओं में, घाटियों में, मरुस्थल में, कह सकते हैं कि निर्जन क्षेत्रों में, वनों में, वनीय वन जनजाति भी इनको कहा जाता है क्योंकि मोस्टली कहाँ वनों में निवास करती है। तो जो मिजोरम वाला भाग है आपने देखा होगा कि पहाड़ी क्षेत्र हैं, गहरी घाटियाँ पाई जाती हैं, वन क्षेत्र पाया जाता है, दुर्गम वृक्ष पाए जाते हैं और कह सकते हैं कि इतनी अधिक वनस्पति पाई जाती है। जब वर्षा अधिक होगी तो वनस्पति भी अधिक पाई जाएगी। इतनी अधिक वनस्पति पाई जाती है कि जहरीले जीव जंतु वहाँ पर भारी मात्रा में पाए जाते हैं। क्यों, जितनी अधिक वनस्पति होगी उतने ही प्रकार के जीव जंतु भी उनमें निवास करते हैं। सर्वाधिक प्रतिशत की किसकी बात करी, मिजोरम की। आप यहाँ देखना, यहाँ साक्षरता की अगर हम बात करेंगे तो दोनों में अंतर पाया जाता है। नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या की अगर हम बात करेंगे, मिजोरम है मोस्टली गाँव का जो राज्य है, इसमें जो गांव हैं उनकी अधिकता पाई जाती है। इसलिए इन क्षेत्रों में जो कह सकते हैं कि हम सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या किस में पाई जाती है, प्रतिशत में, तो मिजोरम में पाई जाती है। न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम जनजातीय प्रतिशत किसका है, गोवा का है। गोवा में मात्र 0.3% लोग पाए जाते हैं। कह सकते हैं कि हम न्यूनतम किस प्रकार की जनजातीय प्रतिशत, तो न्यूनतम किस में पाए जाते हैं, गोवा में। सर्वाधिक अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, देखिए दो होते हैं, एक होते हैं राज्य और एक होते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक पाई जाती है लक्षद्वीप में। 94.5% जो जनसंख्या है वो कहाँ पाई जाती है, लक्षद्वीप में। राज्यों की बात करेंगे मिजोरम है, और केंद्र शासित अगर हम प्रदेश की बात करेंगे तो क्या है, लक्षद्वीप में। ठीक है। सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है, लेकिन यहाँ हम प्रतिशत की बात नहीं करेंगे, टोटल जनसंख्या की बात करेंगे। सही है। यहाँ हमने किसकी बात की थी, प्रतिशत की बात की थी। यहाँ हम टोटल जनसंख्या की बात करेंगे कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है, तो हम क्या कहेंगे, मध्य प्रदेश। सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। उसके बाद महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है वो है 1.22 करोड़ लोग MP मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या। सेकंड है महाराष्ट्र 84 लाख, थर्ड है छत्तीसगढ़ 81 लाख। आपने सुना होगा कि भील है राजस्थान वाले भाग में, गोंड, संथाल, टोडा, ये सारे जो जनजाति हैं वो पाए जाते हैं। तो जो इसमें 2 या 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक जो प्रतिशत है जनजाति का कहाँ पाया जाता है, मिजोरम में। टोटल अगर जनसंख्या की बात करें कि सर्वाधिक लोग कहाँ पाए जाते हैं, वो तो हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में। ठीक है। सेकंड नंबर महाराष्ट्र, थर्ड नंबर छत्तीसगढ़ है। न्यूनतम गोवा में पाए जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि देखो, मैंने जब आपको द्वीपों की जब हम बात कर रहे थे, इधर हैं लक्षद्वीप, छोटे छोटे प्रवाल भित्तियों से निर्मित द्वीप, तो वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, सर्वाधिक जो ये जनजाति हैं वो प्रतिशत में पाई जाती हैं। अब वही चीज़ है, यहाँ जनजातीय क्षेत्र है, भारत सरकार विभिन्न प्रकार के प्रयास करे तो भी वहाँ तक इतने अधिक प्रयास सफल नहीं होते हैं। शिक्षा से संबंधित ले लीजिए, जागरूकता से संबंधित ले लीजिए, और यही कारण है कि ये जो जनजातियाँ हैं और वो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती हैं, इसी लक्षद्वीप में पाई जाती हैं। ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। अब हम बात करेंगे, एक एक जनजाति को लेते जाएंगे और उन जनजातियों का विस्तृत वर्णन करेंगे।
देखिए क्या होता है, जो प्रत्येक जनजाति होती है उसकी अपनी एक विशिष्टता होती है। ठीक है, आज हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी। देखिए क्या होता है, राज्यों के अकॉर्डिंग भी कौन से राज्य में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है, फुल डिटेल है, नोट्स भेज दूंगी, एक बार देख लेना आप उसको, उससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं कि जो नागा जनजाति है, भील जनजाति है, कहाँ का निवास करती है, या आपके बीए सेकेंड ईयर या बीएससी सेकेंड ईयर में उनसे संबंधित तो छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको उन पर थोड़ा सा अधिक कॉन्सेंट्रेट करना है। आज हम फर्स्ट बात करेंगे नागा की। किसकी बात करेंगे, एक नागा जनजाति है, नागालैंड में पाई जाती है, नागालैंड, उसके बाहर भी पाई जाती है। कुछ चीज़ें देखते हो, देखिए ज्ञान हमें कहीं से भी प्राप्त हो सकता है। जैसे आप केबीसी देख रहे हो, आपको पता हो फर्स्ट में एक ऐड आता था कि कहाँ से, नागालैंड से, कि नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। सही, तो ज्ञान हमें कहीं से भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन वहाँ उन चीज़ों पे फोकस किया करो कि हाँ बात क्या चल रही है और किसका पार्ट है। क्या नागालैंड भारत का भाग है? बिल्कुल भारत का ही पार्ट है। भारत के जो पूर्वांचल वाले जो 7 राज्य हैं, 7 सिस्टर्स जिनको बोलते हैं, उन्हीं में से एक है नागालैंड। और नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। और मैंने आप पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो जनजातियाँ हैं कहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में, दुर्गम वनों में, उन क्षेत्रों में अधिक निवास करती हैं। तो जो नागा जनजाति है वो कहाँ निवास करती है, नागालैंड, और नागालैंड के बाहर भी निवास करती है। आसपास वाले मिजोरम है, असम है, मणिपुर है, उन क्षेत्रों में भी यह जनजाति निवास करती है। लेकिन जो नागा हैं वो नागालैंड, नागा के कि नागा जहाँ लैंड में मतलब भूमि जहाँ वो रहते हैं उसको नाम क्या दे दिया उन्होंने, नागा। देखिए क्या होता है, किसी भी चीज़ के बारे में हमें सही साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। जिस प्रकार के विद्वान प्रतिक्रियाएं देते हैं, जिस प्रकार की बात कही जाती है, उसी अनुसार क्या उसका नाम पड़ जाता है। अब नागा थे, नागा रहते थे कहाँ, नागालैंड में, नाम क्या पड़ गया, नागालैंड। और ऐसा माना जाता है जो नागा शब्द है, कह सकते हैं कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि जो नागा थे वो नंगे रहते थे, उस वजह से इनको क्या कहा जाने लगा, नागा कहा जाने लगा। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि नाग शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। क्यों? क्योंकि ये लोग, नाग का अर्थ होता है सर्प, और ये लोग इस सांप की पूजा करते हैं, तो इसलिए भी इनको क्या कहा जाता है, नागा कहा जाता है। कि ऐसे जनजाति है, ऐसे व्यक्ति जो किसकी पूजा करते हैं, नाग या सर्प की पूजा करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, नागा कहते हैं। ठीक है, गुफाओं में रहते हैं, अलग अलग प्रकार से इनके बारे में बताया गया है। क्योंकि हमारे विद्वान किसी भी एक बात पर सहमत नहीं होते हैं, अलग अलग उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। कुछ ने कहा नागा पहाड़ियों में रहते हैं इसलिए इनको क्या बोलते हैं, नागा बोलते हैं। किसने कहा कि नंगे रहते हैं, साधु हैं, इसलिए इनको नागा बोलते हैं। कुछ ने कहा कि नाग देवता की पूजा करते हैं, नाग का अर्थ होता है सर्प, ये लोग सांप की पूजा करते हैं, इसलिए भी क्या कहा जाता है, इनको नागा कहा जाता है। और है क्या, जनजाति। देखिए बात करते हैं नागा की। ये उत्तरी पूर्वी भारत की मुख्य जनजाति है, कह सकते हैं जो 7 सिस्टर्स हैं उत्तरी पूर्वी भारत की। अगर हम बात करें, ये इधर वाला जो पोर्शन है हमारा, इस वाले क्षेत्र में रहते हैं। इधर ईस्ट वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, उत्तर पूर्व, इस वाले क्षेत्र में क्या है, यह जनजाति निवास करती है। मुख्य रूप से नागालैंड में निवास करती है। नागालैंड के अलावा जो आसपास वाले क्षेत्र हैं उसके अलावा भी यह जनजाति निवास करती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि अब देखिए मैंने आपको बताया था कि हिमालय है, और हिमालय का ही एक श्रेणी अराकान योमा भारत और वर्मा के बीच क्या बनाती है, सीमा बनाती है। पटकोई, नागा, बूम, सारी पहाड़ियाँ यहाँ पर स्थित है। तो इन सारी पहाड़ियों में ये क्या करती है, यह जनजाति निवास करती है। ठीक है, पटकोई, बूम, नागालैंड में, मिजो पहाड़ियाँ मिजोरम में, तो उन सभी पहाड़ी क्षेत्रों में यह जो नागा हैं वो क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो स्टेट का नाम बोलते जाना, राज्य लिखते जाना, राज्य की पहाड़ी लिखते जाना, और आगे क्या लिख देना कि कौन सी जनजाति निवास करती है, यहाँ पर नागा जनजाति। इन्होंने कहा कि नागालैंड का बहुत सा भाग किससे घिरा हुआ है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पटकोई की जो पहाड़ी हैं उसमें मणिपुर, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है। इन सभी क्षेत्रों में क्या करती है, यह नागा जनजाति निवास करती है। नागा पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है सारामती, नागा पर्वत की
सबसे ऊंची चोटी है, चोटी का नाम है सारामती, नागा पर्वत, और सबसे ऊंची चोटी, चोटी का नाम है सारामती। और ये जनजाति भी का निवास करती है इसी सारामती पर। 3826 मीटर है। ऊंचाई को किस में व्यक्त करेंगे? मीटर में। नागा पहाड़ी है, सबसे ऊंची चोटी है सारामती, पहाड़ी की ऊंचाई है 3826 मीटर। तो इस पहाड़ी पर क्या करती है यह नागा जो जनजाति है वह निवास करती है। दूसरी इन्होंने कहा कि नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा, वहाँ पर भी यह जनजाति निवास करती है। और उस कोहिमा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी बताई? जपबो। हाँ, अजीब अजीब से हैं। तो ये 2900 मीटर के करीब है। तो यहाँ पर भी यह जनजाति निवास करती है। देखिए यहाँ पर क्या है, मैदानी क्षेत्र का अभाव पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? गहरी घाटियाँ हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, तो जो मैदानी भाग है उसका क्या मिलेगा? अभाव मिलेगा। गहरी घाटियाँ मिलेंगे आपको, पठार मिलेंगे, पर्वत मिलेंगे, लेकिन जब पठार पर्वत होंगे तो मैदान बहुत कम मात्रा में पाए जाएंगे। तो मैदानी क्षेत्र का अभाव पाया जाता है और इसलिए या तो चोटियाँ हैं या घाटियाँ हैं, गहरी घाटियाँ हैं, और घाटियाँ गहरी हैं तो भूरे रंग की मिट्टी पाई जाती है उनमें। और यहाँ इस क्षेत्र में नदियों का प्रवाह भी कैसा पाया जाता है? तेज पाया जाता है। कह सकते हैं कि वर्षा अधिक होती है तो नदियाँ भी अधिक निकलती हैं। और नदियों का जो प्रवाह क्षेत्र है, आपने देखा होगा कि पहाड़ी ढलानों में, पहाड़ी वाले क्षेत्रों में नदियों की जो गति है वो तीव्र पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? ढाल अधिक होगा तो नदी का प्रवाह भी तेज पाया जाएगा। तो यहाँ की जो जलवायु है किस प्रकार की है? आर्द्र जलवायु है। वर्षा होगी तो कैसी होगी जलवायु? आर्द्र। आर्द्र जलवायु है। और अत्यधिक जो वर्षा, कह सकते हैं कि अत्यधिक वर्षा होती है। और अधिक वर्षा में कौन सी फसल होती है? रटने की तो बात ही नहीं है भैया, वर्षा अधिक होती है। जलवायु कैसी है? आर्द्र। कौन सी ऐसी फसल है जिसको अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है? चावल। तो यहाँ पर कौन सी फसल का उत्पादन किया जाता है? चावल। और मुख्य जो खाद्यान्न फसल है वो भी कौन सी है? चावल। देखिए उत्तर भारत में अगर हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, वहाँ पर कौन सी फसल सर्वाधिक उगती है? चावल। तो वहाँ के लोगों का खाद्यान्न भोजन भी क्या है? चावल। राजस्थान के लोग हैं, बाजरा अधिक मात्रा में उगता है, तो खाद्यान्न उपज भी क्या है? खाने में किसका उपयोग करते हैं? बाजरे का। बिहार के व्यक्ति हैं, चावल की उपज होती है तो खाते भी क्या हैं? चावल। तो यहाँ की जो मुख्य उपज है क्या है? चावल। तो खाद्यान्न फसल भी कौन सी है? चावल। इसके अलावा बांस, बेत और इमारती लकड़ी वो भी क्या यहाँ पर पैदा की जाती हैं। एक होता है बांस और बांस के ही जैसा होता है एक बेत। जब व्यक्ति बुजुर्ग हो जाते हैं, एक मोड़ के उसके हाथ में वो दे दिया जाता है, सही है। और क्या था? इमारती लकड़ी। आपने देखो कि बांस का जो फर्नीचर आता है मोस्टली उस वाले ही क्षेत्र से आता है, क्योंकि बांस से विभिन्न प्रकार की कह सकते हैं कि फर्नीचर बनाने का कार्य करते हैं। इमारती लकड़ी हैं, इन सभी का क्या किया जाता है? वहाँ पर उत्पादन किया जाता है। यातायात की दृष्टि से यह क्षेत्र दुर्गम क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि वर्षा अधिक होती है तो वनस्पति भी अधिक पाई जाती है, और जितनी अधिक वनस्पति होगी उतने ही जीव जंतु, जहरीले जानवर उतने ही अधिक पाए जाते हैं। कीड़े मकोड़े बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ जो कह सकते हैं कि हम यातायात जो है वो किस प्रकार का है? दुर्गम है, क्योंकि क्षेत्र भी किस प्रकार का है? दुर्गम है। बात करते हैं मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा आदि के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनसे लेकर ब्रह्मपुत्र या वर्मा की जो अराकान योमा की जो पहाड़ियाँ हैं उस पूरे क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? नागा जनजाति निवास करती है। और अरुणाचल प्रदेश में इसको डाफला मिस्री के नाम से जानते हैं। देखिए इनकी भी उपजातियाँ पाई जाती हैं, सही है। अब पूछा जाए कि जो डाफला है पहाड़ी का नाम भी है और जनजाति का नाम भी है। पहाड़ी डाफला है, मिस्री है, सही है। तो ये जो जनजातियां हैं, कह सकते हैं कि हम नागा की उपजातियां बता सकते हो, बहुत सी अन्य उप जनजातियां हैं, ये क्या करती हैं? वहाँ पर निवास करती हैं। पूछ लिया जाए कई बार छोटे क्वेश्चन में कि डाफला जो जनजाति है कहाँ निवास करती है, तो हम क्या बताएंगे? अरुणाचल प्रदेश में, सही है। जो डाफला है वो कहाँ करती है? अरुणाचल प्रदेश में। मीरी है, लपायती है, इसको हम मीरी बोलेंगे, मीरी है। तो ये क्या करती हैं? अरुणाचल प्रदेश में निवास करती हैं। और इसी के उपवर्ग बताए गए हैं। ये जितने भी हैं, ये जो नागा जनजाति है उसके उपवर्ग हैं ये।
जैसे आपने देखा होगा कि एक जनजाति उसमें अनेक गोत्र होते हैं, गोत्र के अकॉर्डिंग या उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। तो जो नागा जनजाति है उनको अलग अलग, अब डाफला के आसपास अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं उनको डाफला बोलते हैं, उसको मीरी बोलते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, या हम कह सकते हैं कि नागा जो जनजाति है उसके उपवर्ग हैं ये, ठीक है। एक जाति होती है उसको अन्य उपवर्गों में बांटा गया है। अब बात करते हैं कि जो नागा है, मैंने बता दिया था शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी। नागालैंड में भी रहते हैं, कुछ विद्वानों ने इनको नंगे रहने के कारण नागा कहा, कुछ ने क्या कहा कि ये सर्प देवता की पूजा करते हैं इसलिए भी इनको क्या कहा, नागा कहा। और एक और इसमें आता है कि यहाँ पर एक नंग होता है, संस्कृत का एक शब्द होता है नंग, सही है। नंग का अर्थ होता है पर्वत। कह सकते हैं कि हम जो नागा शब्द है संस्कृत के किससे लिया गया है, नंग से लिया गया है। इसका अर्थ होता है पर्वत, कि ऐसी जनजाति जो कहाँ पर रहती है, पर्वतों में रहती है। कौन सी, क्या कहेंगे हम उसको, नागा, सही है। अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग लोगों ने अपने अपने मत दिए हैं। और अगर इनकी अर्थव्यवस्था की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर भूमि बहुत कम पाई जाती है, इसलिए कुछ मात्रा में ये लोग क्या करते हैं, खेती का कार्य करते हैं। उसके अलावा पशुपालन और आखेट, कृषि, पशुपालन और तीसरा काम है आखेट। आखेट होता है शिकार करना, ठीक है। पशुओं को पालने का कार्य करते हैं, शिकार करते हैं और खेती करते हैं। जितने समय खेती करते हैं उस समय ये लोग आखेट नहीं करते, कि जब किसी भी फसल का उत्पादन इनके पास तैयार है उस समय ये लोग शिकार करने का कार्य नहीं करते हैं। और इनकी जो अर्थव्यवस्था है इन 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। ये लोग क्या करते हैं, जहाँ भी इनको सुविधाएं प्राप्त होती हैं ये लोग छोटे छोटे कुटीर उद्योगों का विकास कर लेते हैं, क्योंकि इनके यहाँ बांस, बेत और इमारती लकड़ी पाए जाते हैं, इसलिए घरों में ही छोटे छोटे घर के सदस्य ही क्या करते हैं, कुटीर उद्योगों का विकास कर लेते हैं। और जो नागा जनजाति है मुख्य रूप से यही कार्य करती है, आखेट करना, पशुपालन करना और कृषि करने वाले कार्य किए जाते हैं। जो नागा होते हैं आखेट में प्रवीण होते हैं, कह सकते हैं कि बहुत ही आसानी से आखेट का कार्य कर लेते हैं। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में इनकी आखेट करने की अलग अलग विधियां पाई जाती हैं। और ये लोग क्या करते हैं, जंगल से जानवरों को खदेड़ कर नदियों के खादर में ले आते हैं और वहाँ भाले और दाव से क्या करते हैं, उनका शिकार कर लेते हैं। इनका जो प्रिय जो उपकरण कह सकते हैं, हथियार कह सकते हैं, वो क्या है, दाव है। इनका जो प्रिय जो हथियार है वो क्या है, दाव है। इसके अलावा ये लोग जो तीर कमान है, भाला है और दाव, उन सभी का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो प्रिय हथियार है वो कौन सा है, दाव है। ये लोग क्या करते हैं, अनेक प्रकार के कार्य करते हैं और जो दाव है उसका उपयोग करते हैं, तीर पर विष लगा लेते हैं, जहर लगा लेते हैं, जिसके कारण भी ये लोग क्या करते हैं, जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। आखेट के नियमों का पालन जितने भी नागा हैं वो कठोरता से करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे कृषि के समय कोई भी व्यक्ति शिकार नहीं करेगा, सही है, कृषि के समय कोई भी व्यक्ति शिकार नहीं करेगा। दूसरा, इन्होंने कहा यदि कोई जानवर है किसी दूसरे गाँव की सीमा में घुस जाता है तो अन्य लोग भी उस शिकार के हिस्सेदार होते हैं, कि जैसे ही किसी दूसरे गांव में घुस गया तो उन लोगों को भी उसका हिस्सा देना पड़ेगा। तो इनके जो शिकार करने के नियम होते हैं वो किस प्रकार के पाए जाते हैं, कठोर पाए जाते हैं। और जितने भी नागा होते हैं वो क्या करते हैं, इन सभी नियमों का पालन करते हैं। और इन नागाओं की एक विशेषता और है, यहाँ पर स्थानांतरित कृषि की जाती है। कौन सी खेती की जाती है, स्थानांतरित, और वहाँ पर हम उसको नाम देते हैं झूमिंग कृषि। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे ये लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, जंगल को काट कर उसको साफ कर लेते हैं और उस पर खेती करना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भूमि है उसका अभाव पाया जाता है। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, वनों को काटकर खेती के लिए भूमि को तैयार करते हैं। 2 या 3 वर्ष तक उस भूमि पर जब तक उसका उपजाऊपन रहता है, उपजाऊ रहती है, तब तक उस पर फसल का उत्पादन करते हैं। जैसे ही उस पर फसल का उत्पादन होना कम हो जाता है तो ये लोग उस ज़मीन को छोड़कर अन्य स्थान पर चले जाते हैं और वहाँ पर खेती करना प्रारंभ कर देते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, स्थानांतरित, कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये लोग क्या रहते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं। 3 या 4 वर्ष के लिए उसको खाली छोड़ दिया जाता है, फिर वापस वहीं आया जाता है,
और छोटी मोटी जो झाड़ियाँ उग जाती हैं उनको काट दिया जाता है और उसके बाद उस पर वापस से खेती करने का कार्य किया जाता है। जब वह भूमि अनुपजाऊ हो जाती है तो पहले वाली भूमि पर चले जाते हैं। इसलिए इन लोगों का जो खेती है वह स्थानांतरित होती रहती है और इस क्षेत्र में उस खेती को हम क्या कहेंगे, झूमिंग खेती। देखिए जो स्थानांतरणशील जो कृषि है अलग अलग क्षेत्रों में उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इस क्षेत्र में इसको किस नाम से जानते हैं, झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम कल की क्लास में। आज की क्वेश्चन है आपके कि एक तो नागा जो जनजाति है उसके अपने अकॉर्डिंग आप क्या बताएंगे, अर्थ बताएंगे। सही है कि संस्कृति शब्द नग से हुआ, पर्वत कहलाया, पर्वतों में रहने वाली नागा थे, नंगे रहते थे, इसलिए नागा जो साधु होते हैं सबसे पहले आपने देखा वो काल महादेव उनकी पूजा वूजा भी करते हैं। और तीसरा क्या बताया था, ये लोग नागा किस पे रहते हैं, नागदेव या सर्प की पूजा करते हैं, इसलिए भी क्या बोलते हैं इनको नाग या सर्प की पूजा करने के कारण भी नागा कहलाते हैं। एक तो मुझे ये बताएंगे कि नागा का अर्थ बताएंगे मुझे कि इन लोगों को नागा क्यों कहा जाता है। और दूसरा इसमें क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इनका सर्वप्रिय हथियार कौन सा है, इनका जो प्रिय हथियार है, इन दो के बारे में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और तीसरा क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या के अकॉर्डिंग सर्वाधिक जो जनजातीय जनसंख्या है भारत के कौन से राज्य में पाई जाती है। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस का कमेंट करके मुझे आंसर दें। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।